अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपको दज्जालियत और शैतानियत की वो तारीख़ सुनाऊंगा जो अभी तक आपके इल्म में नहीं है। गो के पाकिस्तान में बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं। मैंने देखा दर्जनों के, मेरे ख्याल सैकड़ों चैनल इस पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सिवाय मुझे डॉक्टर असरार अहमद मरहूम की जो मतलब दीनी नुक्ता नज़र से, इस्लामी नुक्ता नज़र से गुफ्तगू है इस हवाले से, यार मैकडाउन पे या कुछ उस पर, बाकी तो चीज़ें मुझे वो ऐसी हैं जोड़ तोड़ वाली मिली हैं। जो मैं आपको दजालियत और शैतानियत की शक्ल दिखा रहा हूँ, इसका मज़हब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और आपको हैरत होगी कि ये वो जो शैतानी कनीसा, यानी जिसको अल्लामा इकबाल ने शैतान की मजलिस शूरा कहा हुआ है, जो दुनिया पे हुकूमत करती है, वो हैं कौन? पहले मैं आपको उन मुख्तसर तारुफ आपको पेश कर देता हूँ। मेरी गुजारिश है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इनको प्लीज़ एक सीरीज़ में अपने पास महफूज करते जाएं। यह इंशाअल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी और आपको तारीख़ के उन गोशों से आगाही हासिल होगी। और मैं आपको को 20-15 हज़ार साल पुरानी तारीख़ नहीं सुनाऊँगा, ये पिछले 10-15-20 साल की कहानी सुनाऊँगा। पहले मैं उनका तारुफ करवा दूँ कि ये शैतानी कनीसा, जिसको अंग्रेज़ी में सिनेगोग ऑफ सैटन कहते हैं, ये है क्या जो पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है। नाज़रीन, 740 ईस्वी में बहरा असवद और बहरा कैस्पियन के दरमियान एक लैंड लॉक इलाका कज़ारिया के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में जॉर्जिया ने फतह कर लिया। लेकिन यहाँ के बाशिंदे रूस, पोलैंड, लटविया, हंगरी और रोमानिया यानी मशरक़ी यूरोप में फैलते गए। ये लोग ख़ुद को मॉडर्न यहूदी कहते थे, जबकि ये यहूदी नहीं थे। ऐसा कैसे मुमकिन है? कज़ारिया के लोग जाने पहचाने हैं, एक जानब मुसलमान, दूसरी जानब ईसाईबाद थे। कज़ारियन ला मज़हब थे, वो अपनी अलग शनाख्त रखते थे, जबकि मुसलमान और ईसाई दोनों की ख्वाहिश रहती कि वो इनके इलाकों को फतह करें और इन्हें अपना हम मज़हब बनाएं। कज़ारिया के बादशाह बोलान ने इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए सोचा कि इन्हें दोनों में से कोई एक मज़हब अख्तियार कर लेना चाहिए। लेकिन कौन सा? अगर मुसलमान होते हैं तो ईसाई हमला और जान को आ जाएंगे, अगर ईसाईयत अख्तियार करते हैं तो मुसलमानों से लड़ना पड़ेगा। इसका हल बादशाह बोलान ने यह सोचा कि दोनों से निजात हासिल करने के लिए यहूदी मज़हब अख्तियार किया जाए, और इसने ऐसा ही किया। यहूदियों से दोनों मुसलमानों और ईसाइयों के तजारती रवाबत मजबूत थे, इसलिए दोनों इन्हें नहीं छेड़ते थे। इस तरह कज़ारियन यहूदी बन के बज़ाहिर महफूज हो गए। बादशाह बोलान ने फैसला अपनी रियाया की जान बचाने के लिए किया था। इन लोगों ने बदली से यहूदियत कबूल की और तालमूद के कुछ असूल बज़ाहिर अपनाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। हैरत की बात यह है कि बोलान ने अपने लोगों की जान बचाने के लिए जाली यहूदियत अख्तियार की थी। इसे इस बात का इल्म नहीं था कि एक रोज़ ऐसा आएगा जब इस खित्ता अराज़ी पर बसने वाले यहूदियों में से 90% कज़ारियन नस्ल के यहूदी होंगे, जो कि अशकनाजी यहूदी कहलाएंगे, जबकि हकीकत में वो यहूदी भी नहीं होंगे। आज ये लोग कज़ारियन ज़ुबान बोलते हैं, जो यहूदियों की असल ज़ुबान हिब्रू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना ही बादशाह बोलान को इस बात का इल्म था कि 1000 साल के बाद इसकी नस्ल से जनवरी में बायर नामी एक यहूदी जन्म लेगा, जो रोथस्चिल्ड डर्टीनेस का बानी होगा। ये वो रोथस्चिल्ड नस्ल के यहूदी हैं जिन्होंने मक्कारी, हरामकारी और हेराफेरी से दुनिया भर की दौलत पे कंट्रोल हासिल किया और सारी दुनिया का सरमाया इनके गिर्द घूमने लगा। ना ही वो ये बात जानता था कि एक रोज़ इसी के हम नस्ल कज़ारियन यहूदी फ़लस्तीन पर अपनी जन्मभूमि का झूठा दावा करके काबज़ हो जाएंगे। 1948 में जब कज़ारियन यहूदियों ने फ़लस्तीन को अपनी छीनी हुई रियासत जतलाकर इसराइल नाम से हुकूमत की बुनियाद रखी, तो कौन जानता था कि फ़लस्तीन को अपनी जन्मभूमि बनाने वाले के जन्मभूमि यहाँ से 800 मील दूर है। यही लोग शैतानी कनीसा के वाली वारिस हैं, यानी सिनेगोग ऑफ सैटन ये है। 1649 में ओलिवर क्रोमवेल ने इन यहूदियों का दाखिला 2 बार बरतानिया में मुमकिन बनाया।
जिन्हें 1290 में किंग एडवर्ड अव्वल के कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने पर इंग्लैंड से निकाला गया। लेकिन इंग्लैंड कोई पहला मुल्क नहीं था जिसने यहूदियों की इन हरकत की वजह से इन्हें मुल्क बदल किया। आइए एक नज़र इनकी मुल्क बदली की तारीख पर डालते हैं। 1012 में माइन से, 1182 में फ्रांस से, 1276 में बोलीविया से, 1290 में इंग्लैंड से, 1306 में फ्रांस से, 1322 में फिर फ्रांस से, 1349 में फिर फ्रांस से, 1360 में हंगरी, 1370 में बेल्जियम, 1380 में स्लोवाकिया, 1394 में फिर फ्रांस से, 1420 में ऑस्ट्रिया से, 1420 में माइनस से, 1424 में ओलोगन से, 1438 में माइनस से, 1438 में फिर ऑक्समबर्ग से, 1442 में बोलीविया से, 1444 में नीदरलैंड से, 1446 में ब्रैंडनबर्ग से, 1462 में माइनस से, 1495 में लेटविया से, 1496 में पुर्तगाल से और 1496 में नेपल्स से, 1498 में नूरमबर्ग से, 1510 में ब्रैंडनबर्ग से, 1510 में ही यूरेशिया से, 1515 में जनेवा से, 1533 में नेपल्स से, 1540 में इटली से, 1541 में फिर नेपल्स से, इसी साल प्राग से, 1550 में जनेवा से, 1551 में बोलीविया से, 1557 में प्राग से, 1569 में पापुरगन से, 1582 में हंगरी से, 1649 यानी 1649 में हैम्बर्ग से, 1669 में वियना से, 1744 में स्लोवाकिया से और इसी साल मोराविया से और 1891 में मॉस्को से। ये वो तफसील है जो 19वीं सदी के आगाज़ तक की हमने पेश की। 1894 में मारूफ यहूदी मुसन्निफ बर्नार्ड लाज़ारे ने अपनी किताब में इस सूरत हाल के हवाले से लिखा है, अगर यहूदियों को किसी एक मुल्क से एक मज़हब या एक मखसूस नस्ल के लोगों ने इसी तरह बार बार बेदखल किया होता तो इन पर मुतअस्सब होने का इल्ज़ाम लगाया जा सकता था। लेकिन मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ नस्लों के लोगों ने ऐसा कुछ किया जिसका मतलब ये है कि बुराई की जड़ इसराइल है, इसराइल के खिलाफ लड़ने वाले नहीं। प्रोफेसर जेएस एच हॉर्न्स ने अपनी किताब द अमेरिकन हिब्रूज में इस सूरत हाल पर इसका तबसरा किया। तहकीक से यह साबित है कि यहूदियों को जिस तरह मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ मज़ाहब के पैरोकारों, मुख्तलिफ नस्लों के लोगों ने निकाला है, इसका सीधा मतलब यह है कि बुराई निकालने वालों में नहीं, यहूदियों में थी। नाज़रीन, ये बड़ी लंबी तारीख़ है। इन लोगों के कारनामे जो हैं वो पिछली 2 सदियों में जो हमें देखने में मिलते हैं। मैं आपको सीधा लाता हूँ 1998 पर। ये समझिए कि अब वो दौर है जब ये इनकी साजिश जो है 9/11 वाली, इसका आगाज़ हो चुका है और इन्होंने अमेरिकन मुआशरे पे बहुत मजबूत गिरफ्त कर लिया, अक्टूपस की तरह उस पर जम गए हैं। 26 जनवरी 1998 को सदर बिल क्लिंटन को एक ख़त मौसूल हुआ। ये ख़त एक ग्रुप ने जो खुद को प्रोजेक्ट फॉर ए न्यू अमेरिकन सेंचुरी PNAC कहता था लिखा गया, जिस पे दर्ज झैल अफराद ने दस्तखत किए। एलियट अब्राहम, रिचर्ड एल आर्मिटेज, विलियम जे बेंट, जेफरी बर्गस, जॉन बोल्टन, पाउला डोब्रेंस्की, फ्रांसिस फुकुयामा, रॉबर्ट कॉगन, जुल्मे खलीलजाद, विलियम क्रिस्टल, रिचर्ड पर्ल, पीटर डब्ल्यू रोडमैन, डोनाल्ड मिसफील्ड, विलियम शेंडर जूनियर वन, वबियर पाउल, वुल्फो वेट्स और जेम्स वोल्से और रॉबर्ट बी जोई लख। आपको इसमें से सिर्फ एक फेमिलियर नाम लगा होगा, जुल्मे खलीलजाद। आप देख लीजिए ये बंदा कब से इनके काबू आया हुआ है, जो आज ये अफ़गानिस्तान में किरदार अदा कर रहा है। इनमें गायब तादाद यहूदियों की है। अच्छा, ख़त क्या था जी? ख़त में लिखा था, हम आपको बर वक्त मुतला कर रहे हैं, हमें यकीन हो चला है कि इराक़ के
तई अमरीकी पॉलिसी इंतहाई नाकाम है, जिसकी वजह से हमें जल्दी मिडल ईस्ट में ऐसे बदतरीन हालात का सामना होगा जिससे हम सर्द जंग के खात्मे के बाद कभी दो चार नहीं रहे। अपने आमदा स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में आपको इस मसले पर वाज़ेह और मुकम्मल पुख्तगी की हमल पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि आप इस मौका पर एक नई हिकमत अमली वज़ा करें जिससे अमेरिका और इसके दोस्तों के मिडल ईस्ट में मफादात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम हो। इस पॉलिसी और हिकमत अमली में कुलीदी अहमियत इस बात को दी जाए कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। इस मुश्किल फ़ैसले में हम पूरे खलूस और हिम्मत से आपके साथ खड़े हैं। वो लोग जो हमारे दोस्तों के मुकाबले में सद्दाम की खुल्लम खुल्ला या दरपर्दा हमायत कर रहे हैं, इन्हें वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए कि वो इससे अलग हो जाएं, बसूरत दीगर अमरीकी ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। हमारे नज़दीक बेहतरीन पॉलिसी ये है कि इराक़ को ख़तरनाक और तबाहकुन हथियारों के इस्तेमाल के काबिल हरगिज़ न छोड़ा जाए, जिसका मतलब ये होगा कि अगर डिप्लोमेसी से काम नहीं चलता तो जल्दी इराक़ पे हमला कर दिया जाए। अभी इराक़ पे हमला नहीं हुआ था, ये ख्याल रखें। इस हिकमत अमली का बिलवास्ता नतीजा सद्दाम हुसैन उसकी हुकूमत की तबाही होगा और यह अमेरिकन पॉलिसी का बुनियादी मकसद होना चाहिए। सितंबर 1998 में बिल क्लिंटन जब आयरलैंड के दौरे पर गए तो इनके दिलो दिमाग पर यही ख़त गालिब था। यहाँ इन्होंने एक बयान में कहा, आप जानते हैं वक्त के साथ आप एक मुल्क के सदर तो बन जाते हैं लेकिन फ़ैसले कोई और कर रहा होता है और ये लोग पसी पर्दा मौजूद रहते हैं। आप इस सूरत हाल से बिलाखिर इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि इस सदारत वज़ारत उस्मा या ऐसे कुछ भी कह लें से जान छुड़ाना ही ज़्यादा आसान है। यानी उसने इनकी बर्तरी तस्लीम कर ली थी और इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें कि खुल खिला के इनके खिलाफ बयान दे सकता। इसके बावजूद सदर बिल क्लिंटन को इस खत ने मजबूर कर दिया और PNAC ग्रुप, जो मैंने बताया जिसने खत लिखा था, ने बिलाखिर 31 अक्टूबर 1998 को सदर बिल क्लिंटन से अमरीकी लॉ HR 4655 पे दस्तखत करवा लिए, जिसे इराक लिबरेशन एक्ट कहा जाता है। इसके मुताबिक इराक में सद्दाम की हुकूमत ख़त्म करके नई हुकूमत कायम करने के अहकाम जारी किए गए। बहर सूरत सिर्फ PNAC ग्रुप ही इसका मुहर्रक नहीं था, इसके पस पर्दा मोसाद काम कर रही थी। फरवरी 1990 में मोसाद ने न्यूयॉर्क के ABC TV को एक जैली फिल्म फराहम की जिसके मुताबिक सद्दाम हुसैन ने बगदाद में एक यूरेनियम बनाने का प्लांट नस्ब कर रखा था, जहां वो अपने सो कॉल्ड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा था। यह मंसूबा इतना ख़तरनाक और कामयाब था कि मोसाद ने 1991 में अमेरिका और इसके अतादियों को इराक़ पर हमले के लिए मजबूर कर दिया। 19 फरवरी 1998 को मोसाद के 5 एजेंटों पर मुश्तमिल एक टीम को स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने गिरफ्तार किया। इन पर स्विट्ज़रलैंड ने एक अहम प्राइवेट हाउस को बग करने का इल्ज़ाम लगा। बग समझते हैं ना, यानी जो अंदर गुफ्तगू हो रही है वो रिकॉर्ड करने का, जिसकी तफसीलात कभी दुनिया के सामने नहीं आ सकी। IMF ने 1998 में पेट्रोल और फूड पर दी इंडोनेशिया को दी जाने वाली रियायत का अचानक खात्मा कर दिया। इसके साथ ही IMF ने इंडोनेशिया में सरमायाकारी करने वालों के कई मिलियन डॉलर भी चूस लिए। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि इंडोनेशिया की मईशत मजबूत हो रही थी और वह एक मुसलमान मुल्क था। वर्ल्ड बैंक का एक प्लान बाउनवान मास्टर प्लान फॉर ब्राज़ील इन दिनों मंजर आम पर आ गया। इस खुफिया मंसूबे में ब्राज़ील की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए 5 अहम सिफारिशात मुरतब की गईं, जिनकी तफसीलात मुलाजा फरमा लें। आप ये जो मैं तफसीलात आपको बताने लगा हूँ, जो 5 थी, इनको देखें, सुने और आज जो IMF ने पाकिस्तान पे जबरन जो चीज़ें मुसरत की हुई हैं उनको ज़रा ज़हन में रखें। आपको समझ आ जाएगी कि ये शैतानी कनीसा कैसे दुनिया को रूल करता है। नंबर 1 तो था जी, तनख्वाहें कम कर दी जाएं ताकि सरकारी मुलाजमीन में बेचैनी रहे। नंबर 2, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से कटौती की जाए, औकात कार में इजाफा कर दिया जाए, मुलाजमीन से नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कर दिया जाए, सरकारी भर्ती पर पाबंदी लगा दी जाए। आप मुझे बताएं, ये 5 चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हो रही।
आप तनख्वाहों का देख लें, हमारे मीडिया से उन्होंने 90% लोगों को तो निकाल दिया, जो बाकी 10% उनकी तनख्वाहें आधी आधी कर दिया, वो भी 3-3 4-4 महीने बाद दे रहे हैं। ये तजर्बा उन्होंने पाकिस्तान में, क्योंकि मीडिया पाकिस्तान का सबसे मजबूत जो सतून था ना रियासत का, वो कोइंसिडेंटली मीडिया बन चुका था। तो मीडिया का तो उन्होंने इस तरह रखा है, रिटायर्ड मुलाजमी की पेंशन से कटौती की जाए। ये आप देख लें, पूछ लें, वो जो पीछे बड़ा केस एक उभर आया, मेरे ख्याल ये लोग अपील में भी गए हुए हैं। औकात कार में इजाफा कर दिया जाए। आपने देखा कि बैंकों के औकात कार हमारे यहाँ बढ़ा दिए गए, सरकारी मुलाजमीन के भी औकात कार, पहले मेरे ख्याल शायद 2 बजे छुट्टी होती थी, अब से 4-5 बजे होती है। सरकारी भर्ती पर पाबंदी लगा दी जाए। फ्रैंकफर्ट जो रूस चाइल्ड का नुक्ता-ए आगाज़ था, में यूरोपियन सेंट्रल बैंक का क़याम भी इसी साल अमल में आ गया, यानी 1998 में। अच्छा, ये 1999 में रियोस की प्राइवेट इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसका नाम रियोलॉट था, को हमसायों में ब्लैकआउट का जिम्मेदार ठहराया गया। कंपनी ने पैसिफिक के मौसम को इसका जिम्मेदार ठहराया, जबकि रियो कंपनी अटलांटिक पर वाक़या है। बैकआउट का सिर्फ बहाना था, असल में प्राइवेटाइज होने के बाद रियो कंपनी अपने 40% मुलाजमीन से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। रियोलाइट को किसी मसले का सामना नहीं था। मुलाजमीन की छांटी के नतीजे में रियोलाइट के शेयर की कीमतें 33% बढ़ गईं। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी नासा के मेरीलैंड में वाक़या हेडक्वार्टर ने हुकूमत को एक अहम खुफिया रिपोर्ट TS/SCI टॉप सीक्रेट हसास कंपार्टमेंटलाइज इतलात की रिपोर्ट इसे कहा जाता है, हुकूमत को दी, जिसमें इंकशाफ किया गया कि अमेरिका में मौजूद मुख्तलिफ महकमों में होने वाली सेंसिटिव डिस्कशन, हसास गुफ्तगू का बेशतर रिकॉर्ड चोरी होकर इसराइल पहुंच रहा है। एक इसराइली कंपनी AMDOCS, जो अमेरिकन टेलीफोन कंपनियों की बिलिंग करती है, इसके जिम्मेदार है। सन 2000 में जॉर्ज W. बुश अमेरिका का सदर बन गया। बुश फैमिली अपनी निस्बत रॉयल हाउस ऑफ जूदा से जोड़ती है। जूदा में यहूदियों की जो रॉयल फैमिली है उससे। दरअसल सदर जॉर्ज बुश क्रिप्टो ज्यू हैं। बहरहाल बुश ने खुद को क्रिश्चियन सिर्फ अमेरिकनों के वोट हासिल करने के लिए जाहिर किया था। बुश पर अफगानिस्तान, इराक में इंसानियत कुछ हमले करने और पॉलिसियां बनाने के इल्ज़ामात हैं, और ईसाइयों के नज़दीक ये इंतहाई ख़तरनाक जराइम के ज़ुमरे में आता है। वेनेज़ुएला के सदर ह्यूगो चावेज़ ने 2000 में इराक का दौरा किया और बयान दिया। अंदाज़ा कीजिए, एक फ़रीसी कदीम यहूदी फ़िरके का पैरोकार मुराद सदर बुश पर क्या गुजरेगी जब वो मुझे सद्दाम हुसैन के साथ देखेगा। फरीसी यहूदियों का वो फ़िरका है जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया था और ख़ुद को जीसस क्राइस्ट कहलाता है। अप्रैल 2000 में मोसाद के अहम एजेंट जैकब, जिसका कोड नेम कुकी था, को अमेरिका ने गिरफ्तार किया, जो अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा इंतहाई तेज़ नशा आवर अद्वियात स्मगल करने का धंधा चला रहा था। इस ऑपरेशन में FBI ने करोड़ों डॉलर की इंतहाई ख़तरनाक नशा आवर अद्वियात पकड़ी, जिन्हें हॉलैंड में एक यहूदी ड्रग कंपनी तैयार करके अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई कर रही थी, और इस गिरोह का सरगना मोसाद का एजेंट कुकी था। इस कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि नशा आवर अद्वियात की स्मगलिंग का यह धंधा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के जरिए चलाया जा रहा था, जो अपने काले कोट, काले हैट और कानों पे घुंघराले बालों के लटें गिराए अमेरिका के कोने कोने में ये मकरू धंधा चला रहे थे। अमेरिकन कस्टम सर्विस के कमिश्नर रेमंड W. केली ने बयान दिया था, नशावर अद्वियात अमेरिका में यूरोप, डोमिनियन रिपब्लिक और कनाडा से आ रही थी, और इस धंधे को इसराइल का एक मुजरिम ग्रुप चला रहा था। इसका सरगना इसराइली यहूदी है। नाजरीन, मैंने आज आपकी खिदमत में पहली किस्त पेश की है। अगर ये आपको हज़म हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला फिर कल से इसको बाकायदा अगली किस्त नंबर 2 के हिसाब से पेश करूँगा। मैं आपको ना कोई तारीख़ की भूल भुलैयों में नहीं ले जाऊँगा, ना आपको ये बताऊँगा कि जी वो
क्या होते हैं मुख्तलिफ ये जो कुछ आपने दजाली क्लब बनाए हुए हैं। मैं आपको इन 20 सालों की सारी कहानी सुना दूंगा कि शैतानी कलीसिया ने किस किस तरह किन किन मुल्कों को, दुनिया को किस तरह बर्बाद किया। और आपको मैं साबित करूंगा कि दुनिया में जितनी, मैं नहीं साबित करूंगा, हक़ाइक़ साबित करेंगे, जितनी दुनिया में बीमारियां, बीमारियों के इलाज की दवाई, फिर उन बीमारियों के इलाज की दवाई, ये सब कुछ इनका धंधा है। ये जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें इनके शर से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, में मेरा ऑफिशियल चैनल है। ये सिलसिला मैंने आपकी खसूसी तालीम के लिए, खसूसी, मैंने क्या, मेरी क्या औकात है, मैं तो खुद जाहिल आदमी हूँ। मैंने आपको खसूसी कुछ बताने के लिए जो दौर के वाक़े, जो मेरे ज़िंदगी की पढ़ाई का खुलासा है, आप तक पहुँचाने के लिए ये जो साजिशें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, ये समझाने के लिए पेश कर रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त है, इस पर ज़रूर अपने तबसरों से नवाजें और आप मुझे बताएं कि सिलसिला पसंद आया या नहीं। मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो ना हो आप इसको बोर ही हो जाएं। तो इसका दुआनिया पहले किसका मैंने ज़रा तबीयत रखा है। आइंदा मैं आपको 12 से 15 मिनट के दरमियान दूसरी किस्त ख़त्म कर दिया करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।